अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को लेकर जारी सस्पेंस के बीच तालिबान ने बरादर का इंटरव्यू जारी कर सभी कयासों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। हालांकि तालिबान के भीतर सत्ता को लेकर संघर्ष जारी है। तालिबान अब सरकार बनाने के बाद अपनी सेना बनाने का भी ऐलान कर चुका है। तालिबान अब अपने खिलाफ विद्रोह या विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगा, यह भी वो कह चुका है। महिलाओं के विरोध को कमजोर करने के लिए महिलाओं से समर्थन मार्च करवाने का प्रोपेगेंडा भी तालिबान चला रहा है। इस बीच तालिबान के डर से अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान में शरण ली है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज। तालिबान सरकार के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच अफगान स्टेट टीवी ने बड़ा दावा किया है। अफगान स्टेट टीवी ने मुल्ला बरादर के इंटरव्यू का एक हिस्सा जारी कर सभी अफवाहों को खारिज किया है। अफगान स्टेट टीवी ने कहा है कि उसने कंधार में मौजूद मुल्ला बरादर का इंटरव्यू किया है। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद भी सस्पेंस बना हुआ है। पिछले 2 हफ्ते से गायब चल रहे मुल्ला बरादर के मारे जाने या घायल होने की खबरों के बीच 3 दिन पहले तालिबान ने इन सभी खबरों को अफवाह बताते हुए दुश्मनों का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया था। तालिबान ने बरादर के कंधार में होने का वीडियो भी जारी किया था। इसके अलावा बरादर का एक ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ था जिसमें बरादर ने सही सलामत होने का दावा किया था। अंतरिम सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर तालिबान के भीतर लड़ाई चल रही है। हालांकि तालिबान सत्ता संघर्ष को कई बार नकार चुका है। बरादर गुट और खलीलुर रहमानी के हक्कानी गुट के बीच खूनी झड़पें भी होने की बात सामने आई थी। बरादर समेत उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद हाल ही में पीएम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के साथ कतर के विदेश मंत्री की बैठक के दौरान भी गायब थे। तालिबान का सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंजादा को लेकर भी सस्पेंस गहराता जा रहा है। तालिबान ने 15 दिन पहले कहा था कि अखुंजादा जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर अखुंजादा से मिलने ही कंधार गए हैं, लेकिन बरादर के कंधार में होने के दावे के बावजूद अखुंजादा की कोई तस्वीर या बयान नहीं आया है। अंतरिम सरकार के गठन के बाद अब तालिबान अपनी रेगुलर आर्मी को बनाने में जुट गया है। तालिबान की फौज अब तय किए गए ड्रेस कोड के साथ नजर आएगी। कार्यवाहक आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन ने टोलो न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि सेना बनाने की योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। तालिबान की नई फौज में पूर्व सरकार के सैनिकों और अधिकारियों को भी भर्ती किया जाएगा। काबुल से अगवा किए गए अफगानी मूल के भारतीय नागरिक का अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। तालिबान सरकार ने अगवा किए गए बांसुरी लाल को जल्द से जल्द ढूंढने के आदेश दिए हैं। 2 दिन पहले काबुल में दवाई दुकान चलाने वाले बांसुरी लाल के साथ उनके सहयोगी को भी फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया था। उनका सहयोगी किसी तरह किडनैपर के चंगुल से भाग निकला था। तालिबान राज में हर दिन आम अफगानियों पर अत्याचार का नया वीडियो सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में भी तालिबान का क्रूर चेहरा दिख रहा है। वायरल वीडियो में तालिबान समर्थकों की भीड़ एक शख्स को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार देती है। तालिबान राज में छोटे मोटे अपराधों में भी बेरहमी से हत्या करने वाला दस्ता सक्रिय हो गया है। तालिबान राज आने के बाद अफगानिस्तान की अलग अलग जेलों से रिहा किए गए तालिबानी अब एक बार फिर उन जेलों का दौरा कर रहे हैं जहां वो कई सालों से बंद थे। मोहम्मद नियाज नाम का ये तालिबानी भारी भरकम सुरक्षा के बीच काबुल के पुले चरखी जेल पहुंचा, जहां वो 4 साल तक कैद था। 5000 कैदियों की क्षमता वाले इस जेल में 10,000 कैदियों को रखा गया था। तालिबान के हाथ अमेरिका के छोड़ गए कई हेलीकॉप्टर और हथियार लगे हैं, लेकिन तालिबानी इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। इनके लिए ये खिलौना बनकर रह गया है। वायरल हो रहे वीडियो में तालिबानी अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर बच्चों की तरह खेलते नजर आ रहे हैं। पहले भी ऐसे कई वीडियो आ चुके हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बार भी फोन नहीं आने से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान परेशान हैं। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान में चीन के बड़े निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इधर भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात और बिगड़ सकते हैं। बदलते हालात पर भारत की पूरी नजर है। देखते हैं टॉप 9 अफगान संकट। तालिबान की सरकार बनने से गदगद हो रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन नहीं आया है। अमेरिकी चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि बिजी बाइडेन के पास मुझसे बात करने का वक्त नहीं है। क्या तालिबान का समर्थन करने की वजह से अमेरिका बात नहीं करके पाकिस्तान को सजा दे रहा है? इस सवाल पर इमरान के पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से तालिबान सरकार को आर्थिक मदद देने की अपील की है। इमरान ने कहा कि दुनिया की मदद से तालिबान सही दिशा में आगे बढ़ सकता है और अगर तालिबान सबको एकजुट कर समावेशी सरकार देने में सफल हुआ तो 40 साल बाद अफगानिस्तान में शांति स्थापना हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकत अफगानिस्तान को नहीं चला सकती।
इमरान खान ने तालिबान राज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बड़ा अजीब बयान दिया है। इमरान ने कहा, अफगानी महिलाएं बहादुर हैं, उन्हें वक्त दीजिए, वो खुद अपना हक हासिल कर लेंगी। अगर बचपन से लड़कियों को शिक्षा दी जाएगी तो वो अपना हक लेना भी सीख जाएंगी। लेकिन इमरान क्या ये नहीं जानते कि तालिबान राज में महिलाओं के पढ़ने लिखने पर कैसी पाबंदी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी समेत नाटो की सेना की अचानक वापसी पर यूरोपीय यूनियन ने चिंता जताई है। यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि नाटो में शामिल यूरोपीय देशों की सेना को बिना अमेरिकी मदद के भी दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की ताकत होनी चाहिए। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने नाटो देशों की सेना की अफगानिस्तान से वापसी को लेकर कई और सवाल भी खड़े किए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि बदलते घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि वहां के हालात बिगड़ सकते हैं। आज भी तालिबान वैसा ही है जैसे 20 साल पहले था। चीन और पाकिस्तान की तालिबान से नजदीकी पर जनरल रावत ने कहा कि अभी हमारी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। तालिबान राज आने के 1 महीने में ही अफगानिस्तान की आर्थिक सेहत ऐसी बिगड़ी है कि वो अमेरिका समेत दुनिया के देशों से भीख मांग रहा है। अमेरिका, जर्मनी समेत संयुक्त राष्ट्र संघ ने अलग अलग संगठनों के जरिए मदद का ऐलान भी किया है, लेकिन ये मदद नाकाफी होगी। इस महीने के अंत तक अफगानिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच सकते हैं। तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में निर्माण कार्यों और दूसरे सेक्टरों में चीनी निवेश के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। चीन भी इसके जरिए अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। हालांकि चीनी निवेश को लेकर भारत की चिंताओं को तालिबान ने खारिज कर दिया है। पिछले 1 महीने में काबुल में चीनी दूतावास से तालिबान के नेताओं की 2 बार मुलाकात हो चुकी है। तालिबान के डर से अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की किसी भी तरह के खेल में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। तालिबानी फरमान के बाद से सभी महिला खिलाड़ी दहशत में जी रही थी। फिलहाल ये तय नहीं है कि महिला फुटबॉल टीम पाकिस्तान में रहेंगी या यहाँ से किसी और देश में शरण लेंगी। महिलाओं के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन को लेकर घिरे तालिबान ने अपना नया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें निमरोज प्रांत की राजधानी जरंज की हैं, जहां तालिबान ने अपने समर्थन में महिलाओं का मार्च निकलवाया। बुर्का पहने महिलाओं ने तालिबान का झंडा लेकर तालिबान सरकार के समर्थन में नारे लगाए। इन महिलाओं ने शरीयत कानून का भी समर्थन किया है। और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका दाऊद इब्राहिम और ISI के गठजोड़ का कैसा हुआ पर्दाफाश? किसका था बिजनेस खजूर का प्लान? और लेकिन विस्फोट का प्लान, उसके पीछे किसका था? आतंकी ओसामा भारत से कैसे पहुंचा पाकिस्तान? आतंकी साजिश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टेरर टारगेट। आतंकी साजिश में शामिल होने के संदेह में हिरासत में लिए गए इम्तियाज और मोहम्मद जलील को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। स्पेशल सेल ने इन्हें पाक संगठित आतंकी मॉड्यूल से संबंध होने के शक में हिरासत में लिया था। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए थे। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली पुलिस ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक ओसामा दिल्ली के जामिया इलाके के शाहीन बाग में रहता है। इसी 2 मंजिला इमारत में ओसामा रहता था। नीचे ओसामा की खजूर की दुकान थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर पत्नी के साथ रहता था। ओसामा अपने खजूर के धंधे के सिलसिले में कई बार विदेश जा चुका है और इसी सिलसिले में वो वाया बांग्लादेश पाकिस्तान पहुंचा था, जहां इसने ISI की सरपरस्ती में ट्रेनिंग ली थी। गिरफ्तार आतंकियों से दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और IB की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जामिया से गिरफ्तार ओसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड हो सकता है। ओसामा का पिता ओसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में है और दुबई में मदरसा चलाता है। ISI के साथ सीधा संपर्क होने का शक है। यूपी में पकड़े गए आतंकियों से जो विस्फोटक बरामद किए गए हैं, उन 2 IED को आज डिस्पोज किया जाएगा। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हें कहां निष्क्रिय किया जाएगा ये अभी तक तय नहीं है। आपको बता दें कि ये दोनों IED प्रयागराज और गंगोत्री नगर से बरामद किए गए हैं। दाऊद इब्राहिम की D कंपनी के जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया है, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। महाराष्ट्र ATS चीफ विनीत अग्रवाल ने ये बात खुद मीडिया को बताई है। महाराष्ट्र ATS ने कल ये साफ किया है कि समीर कालिया को मुंबई से नहीं बल्कि राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत में चल रहे एक और टेरर मॉड्यूल को बेनकाब किया है। इस मामले में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 8 अगस्त को अमृतसर में तेल टैंकर में हुए ब्लास्ट में इन्हीं आतंकियों का हाथ था। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने पिछले 40 दिन के अंदर 4 टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। CM अमरिंदर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है। पंजाब में CM अमरिंदर के हाई अलर्ट जारी करने के कुछ घंटे के अंदर ही फाजिल्का जिले के जलालाबाद कस्बे में बुधवार को शाम ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी है। बाइक में हुए इस ब्लास्ट में बाइक सवार के चिथड़े उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शी इसे आतंकी वारदात बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी जांच जारी है।
गुजरात से लगे पाकिस्तानी समुद्री सीमा से सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के 12 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करते पकड़े गए हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज राजरतन ने एक निगरानी मिशन के दौरान भारतीय जल क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तान के 12 क्रू मेंबर्स के साथ पाकिस्तानी नाव अल्लाह पवाकल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की जाँच के लिए नाव को ओखा लाया गया है। अमेरिका में पनप रहा भारत विरोधी संगठन आतंकी समूहों की तरह खालिस्तान भी नाम बदल सकता है। इस बात का खुलासा अमेरिका में हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट से हुआ है। यूएन में भारत ने कई बार इसको लेकर डोजियार भी सौंपे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि अमेरिका में पिछले कुछ महीनों में भारत विरोधी गतिविधि और संगठन तेजी से सक्रिय हुए हैं, खासकर पाक समर्थित आतंकी संगठन खालिस्तान समूह। और अमेरिका की टाइम मैगजीन लिस्ट में भारत की कितनी प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं? एयर इंडिया को खरीदने के लिए किसने किसने बोली लगाई? टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है? और अभिनेता सोनू सूद के घर इनकम टैक्स की जांच पड़ताल का पूरा अपडेट क्या है? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सालाना लिस्ट में पीएम मोदी, सीएम ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का नाम शामिल है। इस लिस्ट में शामिल सबसे चौंकाने वाला नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का है, जो तालिबान का सह संस्थापक और वर्तमान अफगान सरकार में डिप्टी पीएम है। एयर इंडिया खरीदने के लिए टाटा सन्स ने भी बोली लगाई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एयर इंडिया में विनिवेश के लिए कई समूहों ने बोली लगाई है। इसमें टाटा सन्स समेत कई कंपनियां शामिल हैं। वर्तमान में टाटा समूह की एयर एशिया और विस्तारा में भी हिस्सेदारी है। घाटे से जूझ रही एयर इंडिया को बेचने के लिए मोदी सरकार ने जनवरी 2020 में विनिवेश प्रक्रिया शुरू की थी। केंद्र ने संकट से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है। साथ ही ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई की मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में एजीआर की परिभाषा को और व्यवहारिक बनाने की बात भी कही गई है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वाले फैसले हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर, ऑफिस और होटल सहित 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने करीब 20 घंटे तक जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सोनू सूद और उनके परिजन घर में ही मौजूद रहे। कोरोना काल में सोनू सूद ने गरीबों और मजदूरों की बड़ी मदद की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस जाँच से बॉलीवुड के अंदर भी खलबली मची है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। कहा ये हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के समारोह में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को महिला विरोधी बताया। कहा बीजेपी कभी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को माफी मांगने को कहा है। कल संसद टीवी लॉन्च कर दिया गया। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संयुक्त रूप से संसद टीवी की शुरुआत की। पीएम ने संसद टीवी की शुरुआत को भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण अध्याय कहा है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका एवेन्यू का दौरा करेंगे और सेना, नौसेना, वायुसेना एवं सिविल अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी मामले में कल 1500 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। ये शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और उसके दूसरे सहयोगी थोरपे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके पहले अप्रैल में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। एलएसी विवाद पर लगातार बातचीत के बावजूद चीन की साजिशें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उसने एलएसी पर 3 स्तरीय सर्विलांस सिस्टम लगाया है। चीन ने पूरे इलाके में मिलिट्री कम्युनिकेशन जैमर सिस्टम को भी तैनात किया है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और गुजरात में भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में किन चेहरों को मिलेगा मौका? कौन सा राज्य अपराध में नंबर 1 है? यूपी के मैनपुरी में छात्रा की मौत मामले में 2 पुलिस अफसरों पर क्यों गिरी गाज? यूपी में धान का समर्थन मूल्य कितना हुआ? योगी के किस मंत्री को स्पेशल कोर्ट से मिला झटका? और फिर विवादों में क्यों है रूढ़ी? राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। कल कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया था। गांधीनगर राजभवन में दोपहर 1:30 बजे नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रूपाणी सरकार के ज्यादातर सीनियर मंत्रियों की छुट्टी होगी। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में आज 22 से 25 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले साल प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं दर्ज हुई हैं। राज्यों में अपराध के चार्ट में यूपी सबसे अव्वल रहा। यहां 2019 की तुलना में हत्याओं में 1% का इजाफा हुआ है। हालांकि अपहरण के मामलों में 19% से अधिक की कमी आई है। हत्याओं के मामले में बिहार दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है।
यूपी के मैनपुरी में 2 साल पहले नवोदय विद्यालय की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मैनपुरी के तत्कालीन एएसपी ओम प्रकाश सिंह और इलाके के सीओ प्रियांक जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। वर्तमान में ओम प्रकाश सिंह एटा और प्रियांक जैन भदोही में तैनात हैं। यूपी के किसानों को अब कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। साथ ही सभी खरीद एजेंसियों के जरिए 72 घंटे के भीतर धान के मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। कल हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। यूपी की योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। करीब 1.25 साल तक चली सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। उन पर हंगामा करने और धमकी देने का केस दर्ज है। बिहार के छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी की सांसद निधि से दी गई एम्बुलेंस एक बार फिर विवादों में है। जिस एम्बुलेंस से मरीजों को अस्पताल पहुंचाना था उसमें शराब ढोई जा रही है। गुप्त सूचना पर जब भगवान बाजार थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की तलाशी ली तो उसमें 6 बोरी देसी शराब बरामद हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष ने इस्तीफा दे दिया है। सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अर्पिता घोष उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुई संसद सत्र में राज्यसभा में हंगामे के दौरान निलंबित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 4 आदिवासियों को हवाई यात्रा करवाई, जिससे उनके चेहरे खिल गए। शिवराज सिंह अलीराजपुर जिले के जोबट और आजाद नगर में जन दर्शन यात्रा पर पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि गरीब भाई बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाने से मुझे खुशी मिलती है। दिल्ली के लोग इस साल भी पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। और देश में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन अभी केरल में कोरोना कायम है। आखिर क्यों केरल में केस कम नहीं हो रहा? कोरोना के बाद अब कौन सी नई महामारी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है? खासकर यूपी में क्यों मचा है हड़कंप? जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 महामारी। केरल में कोरोना का कहर अब भी जारी है। यहाँ अब तक 22,987 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बुधवार को 208 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। हालांकि अब तक 42,09,746 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात भी दी है। बुधवार को केरल में 17,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि पूरे देश में 30,000 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 8वीं तक वाले स्कूल को 30 सितंबर तक बंद रखा जाएगा। हालांकि 9वीं और इससे ऊपर की क्लासेस 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर एग्जीबिशन को अनुमति मिल गई है। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम और असेंबली को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है। कोरोना के कहर के बीच खाड़ी देश यूएई ने इस घातक वायरस की दवाई ढूंढ ली है। संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। दुनिया की नवीनतम एंटीवायरल दवाई का नाम स्टोरोविमैप है। इसके इस्तेमाल से लोग वायरस को मात दे रहे हैं। अबू धाबी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि उसकी दवाई ने मरीजों को इलाज के रूप में मदद की है। देश में बुधवार को रात 9 बजे तक कोरोना वैक्सीन के 61,39,871 डोज लगाए जा चुके थे। इसके साथ ही देश में अब तक कुल 76,45,68,723 डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 57,88,00,000 लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज ली है, जबकि 18,57,00,000 लोगों ने दोनों डोज ले ली है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 69 नए मरीज भर्ती किए गए। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हालांकि बीते 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बहरहाल फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 459 मरीज भर्ती हैं। यूपी के कानपुर देहात में डेंगू और बुखार का प्रकोप जारी है। धनीरामपुर और अमर सिंह का पुरवा गांव में बुखार से 2 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली है। बुधवार को गांव पहुंची स्वास्थ्य टीम को बुखार और डायरिया के 65 मरीज मिले। मरीजों का परीक्षण कर दवा दी गई। स्वास्थ्य टीम ने 35 लोगों के खून का सैंपल भी लिया। जिले में अब तक डेंगू और बुखार से 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी डेंगू और बुखार का प्रकोप जारी है। जनपद में स्क्रब टाइफस से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगातार हो रही मौतों से आम जनता दहशत में है, लेकिन सीएमओ रचना गुप्ता आंकड़ों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही हैं। सीएमओ ने कहा है कि जिले में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि अब तक जनपद में इस रहस्यमयी बुखार से 15 मौतें हो चुकी हैं और करीब 30 मरीज अभी भी भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले मुरादाबाद में बुधवार को बुखार के 389 नए मरीज मिले। एक मरीज में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को जिले के विभिन्न अस्पतालों में कुल 4,553 मरीज देखे गए, जिनमें 348 बुखार से पीड़ित पाए गए।
हरियाणा के पलवल जिले के चिल्ली गांव में पिछले एक पखवाड़े में रहस्यमयी बुखार से कम 10 बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने आगाह किया है कि ये रहस्यमयी बीमारी मास स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण से बुखार के फैलने से भी इनकार नहीं किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक रणदीप पूनिया ने गाँव का दौरा किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।